अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपनी चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इसे लग रहा था कि इसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने इसे शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फोत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई न कोई सबब मुहैया कर ही देगा। वो बैग उठाए हुए मुंह में बुड़बुड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से इसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिर गया था। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में ही सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफसदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो। वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला, डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देख कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो। जी, मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस ज़रा मुतमिन होते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा रहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रहाइश का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को वहशत से घूर रही थी। बल्कि न सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नज़रों से हारिस को अजीब सी वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही थी। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के अख्ताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा ये तुम्हारा कमरा है। बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला, अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे कालीन बिछा था। कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने दो कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफ़ी पुरस्कून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। इसी कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की जानिब खुलती थी। हारिस इसी खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान की तरफ इसकी नज़र पड़ी। इसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट इतनी थी इसीलिए लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह आँख इसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा इसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा बाबा में नाश्ते में की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ते करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया जहाँ सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास इसके वो बूढ़ा आदमी बैठा था। आ जाओ बेटा, तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बुलाते हुए बोली।
मेरा नाम सैयदा है और इनका नाम शुएब है, वो बूढ़ी औरत बोली। बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ, औरत बोली। अम्मा मेरा नाम हारस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, नौकरी की तलाश में मेरे लिए दुआ करें कि कोई माकूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस का बाहर जाने का मन हुआ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे, जैसे डाकू इन्हें की ताक में बैठे हों। हारिस चलता भूनता बुड़बुड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। इसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां ऐसे नजर आईं जो कब्रिस्तान से गुजर रही थीं। वो हारिस की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से हंसा हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात को लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे झांकने लगा। सहन में कोई नहीं था। वो दबे कदमों नीचे आ गया और आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पलट कर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कहीं वो बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं जाग रहे। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली घुराई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले पर तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को घूर कर देख रही थी। हारिस जल्दी से उठा और अपने कमरे की जानिब भागा तो पीछे से किसी निस्वानी कह कहे की आवाज़ पर वो बदहवास हो गया, जैसे इसके इरादे नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाज़ा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। वो सारी रात जाकर कई फजर के वक्त जाकर हारिस की आंख लगी। दूसरे रोज़ वो ऑफिस से घर आते हुए पीछे से आती हुई नस्वानी आवाज़ पर पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? पीछे वही 2 लड़कियां थी रात हारिस ने जिन्हें खिड़की से देखा था। हमने तो आपको हाथ हिलाया था, लेकिन आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद कर दी जैसे हाथ ना हिलाया हो कोई गोली मारती हो। वो शौक से लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब हारिस की अक्सर आते जाती इन लड़कियों से मुलाकात हो जाती। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था तो वो लड़कियां भी इसी वक्त एकेडमी से पढ़कर आती थीं। हारिस को शोख व चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी थी। अब हारिस और आयमा एक दूसरे के करीब भी आने आ गए थे। वो अब घर की तरफ से भी मुतमिन था। पाबंदी से अपने गांव पैसे भेजता था। गांव में सभी हारिस की नौकरी से खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक बार आयमा ने हारिस से रात को मिलने की फरमाइश की। आयमा, तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती। शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए वहाँ एक बिल्ली भी मौजूद है जो मेरी ताड़ में रहती है। हारिस बिल्ली वाला वाक़या सुना ही रहा था कि आयमा के साथ खड़ी सहरिश ज़ोर से हंसती। इसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। खैर, हारिस मिलने की हामी भरते हुए घर चला गया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो नीचे सहन में झांक कर नीचे देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान से वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। इसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहाँ बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला और वो बाहर चला आया। वहाँ आयमा इसका इंतज़ार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को इसके साथ ना पाकर वो बोला, नहीं हारिस, वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी, तुम जाओ। आयमा शरारत से आंख मारकर बोली। इसकी बात पर वो हंस कर देखने लगा जो वाकई ही में बहुत हसीन थी। आओ हरस, पार्क में चलते हैं। आयमा इसे हैरान सामने कब्रिस्तान में बने पार्क में ले आई। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। हारिस, डरो मत, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो आयमा के साथ पार्क में चला आया। आयमा इसे अपने बारे में बताने लगी कि सहरिश और मैं दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की घर से यहाँ आए हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कि हारिस ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे।
उफ, इतनी देर हो चुकी है। हारिस घबरा कर खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आयमा भी इसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकन हारिस की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से खाइफ होता हारिस आयमा को खुदाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते इसकी नज़र दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली हारिस को ही घूर रही थी। आगे तुम मना भी किया था, इतनी रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। उफ अम्मा जाग रही हैं। वो सर पकड़ कर ही रह गया। चलो अब आ गए हो तो खाना खा लो, तुमने रात खाना भी नहीं खाया था। तख्त पर बैठा खाना खा रहा है मैंने तुम्हारे लिए, बावर्ची खाने से सैयदा अम्मा की आवाज़ आ रही थी। हारिस शर्मिंदा होते हुए तख्त पर पड़े खाने की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। इसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जन्म बढ़ गया। अम्मा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो खाना बहुत मज़ेदार था। हारिस के ये अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था। हारिस खौफज़दा नज़रों से अम्मा के कमरे की जानिब देखने लगा तो अम्मा बेड पर सो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हारिस घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी तख्त पर बैठे थे। मैं इनके पास चला आया। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? बेटा, 50 साल हो गए हैं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगी, मगर औलाद नहीं हुई। वो माजी को सोचते हुए आप दीदा हो गई। बेटा, मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखते हुए बोली। अम्मा, आपको बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं क्या? हाँ बेटा। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई तो हारिस दरख्त पर बैठी बिल्लियों की तरफ देखने लगा। इनमें से एक बिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस देखते हुए झुरझुरी लहकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बोला था मैंने, दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, लेकिन माने ही नहीं। हारिस बोला। आप ही से मोहब्बत करते होंगे ना? सैयदा मुंह पर दुपट्टा लेकर हंसने लगी। बेटा, लैला मजनू वाली मोहब्बत मशहूर थी। हमारी अम्मा जी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? बेटा, ये इलाका शुरू ही से सुनसान है, आबादी तो यहाँ है ही नहीं। हारिस खामोश हो गया। देर रात को हारिस की अचानक आंख खुली तो नीचे सहन से आती बातों की आवाज़ पर वो हैरान हुआ कि इस वक्त नीचे कौन है। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जरक बरक लिबास पहने हुए थीं। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी नजर आई और इसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़कियां तैयार हुई बैठी थीं। खाने की लजीज खुशबू वहाँ सारे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देखें रखी हुई थी। सीढ़ियों पे खड़ा हारिस ये सब हैरानगी से देख रहा था। आ जाओ हारिस बेटा, नीचे। शुएब अंकल की हारिस पर नज़र पड़ी तो वो हारिस को बुलाने लगे। हारिस नीचे आ गया। बेटा, ये हमारे पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी सैयदा ने बोला था कि बच्ची की रुखसती हमारे घर से ही होगी, क्योंकि बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है। अंकल की बात पर हारिस बूढ़ी अम्मा की जन्म देखने लगा, जो शादी के हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो हारिस भी खाना खाने बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि हारिस को अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था तो वो सोने के लिए ऊपर कमरे में दाखिल हो गया। इसे लगा इसके पीछे पीछे कोई आया है। इसने 3 बार चौंक कर अपने इर्द गिर्द भी देखा, मगर कोई न था। गुलाब की तेज खुशबू से महसूस हुई। हारिस, जो कि बिस्तर पर दराज था, घबरा कर उठकर बैठ गया। नसवानी कह कहे इसकी समातों से टकराए। कौन है, कौन है? हारिस ने डरते डरते पूछा। वो खौफज़दा अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर वहाँ कोई न था। पूरी रात इसे लगा कि कोई नसवानी हाथ इसे सर से हिलाता रहा है। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी हारिस से काम ना हो रहा था, क्योंकि रात भर वो सो ना सका था। शाम वापसी पर घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आ गई। आयमा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। आयमा, तुम्हें पता है, कल मेरे मालिक मकान के घर में इसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बने बैठी होगी। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ आयमा, मैं वादा करता हूँ कि तुमसे शादी करूंगा। घर आकर हारिस बैग वही पैक करने लगा, क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी आयमा ने से पार्क में मुलाकात करने का कहा था।
आयमा से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस का पैर किसी पत्थर से टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जल गई ताकि रास्ता देख सकें। मोबाइल की रोशनी में सीधी कब्र की रोशनी पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कब्र की तख्ती पर लिखा था शुएब खान। वो मुश्किल खड़ा हुआ तो इसी कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था सैयदा शुएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई क्या हो गया? पीछे से गोरकन की आवाज़ आई। वो ये कब्र। हारिस के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन इस कब्र घर की तरफ इशारा करने लगा जहाँ हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शुएब साहब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने शुएब और इसकी बीवी सैयदा को कत्ल कर दिया था। भाई जान ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत ख़राब हैं, यहाँ डाकुओं का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? क्यों? नहीं भाई, कुछ नहीं। हारिस भागा घर गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हारिस मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने आयमा खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हारिस आयमा की ये बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में झमाका हुआ। आयमा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? हारिस पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा, तुम नहीं जाओगी, तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करोगी। तभी अचानक सहरिश बोली। हारिस, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी। हमारा तल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से अपने आबा व अजदाद के साथ रह रहे हैं। जो बिल्लियाँ आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तो पहली नज़र ही में आयमा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो आयमा को बहुत रोका कि अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े आयमा को मार ही देंगे और साथ ही आपकी जान को भी खतरा है। सैयदा आंटी जब यहाँ ब्याह कराई थी तो इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम इनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे ही कबीले की लड़की की शादी थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शुएब अंकल सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगे। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिन्नात में फंस गया हूँ। हारिस फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। कलमा पढ़ने लगा, आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सैयदा की सिसकती हुई आवाज़, इसको जाने मत देना, मैं इसे किसी भी सूरत में जाने दूंगी। मेरा कोई बेटा नहीं है हारिस, अब मेरा बच्चा है। बूढ़ी सैयदा की आवाज़ हारिस के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और साथ में नस्वानी बैन करती हुई आवाज़ जो आयमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। हारिस दोनों हाथों से कानों को जकड़े दरवाजे पर पुश्त लगाए बैठा रहा और कलमा पढ़ता रहा। फजर के वक्त आवाज़ों का सिलसिला ख़त्म हुआ। इसने दरवाज़ा खोलकर नीचे झांका जहां अब बिल्कुल खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब भागा। वो बुरी तरह और पूरी जान से बस भागते ही जा रहा था। भागता भागता सड़क की जर्नी पाते हुए आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू इसके गाल पर थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचकर आ गया है। ये सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो 6 महीने जिन्नात के साथ रहा है। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और आज 8 साल बाद वो अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ शहर में मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ इसी सुनसान इलाके से गुजरा तो इत्तेफाक से इसी घर के पास इसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए इसके पूरे जिस्म में एक सर्द की लहर दौड़ गई।
آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیاری سی کمرے کی کھڑکی طرف جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ ایما کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر آہنی نگاہیں نیچے کیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی